नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ के साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया में हम काफ़ी सारे देशों की हम चर्चा करने वाले हैं। चूँकि हम बता दें कि मध्य एशिया के दो वीडियो बनेंगे जिसपे मध्य एशिया खत्म होगा, क्योंकि मध्य एशिया में इतने देश हैं। अगर जो एक ही में सभी देशों को बता देंगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझ से परे हो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि दो वीडियो में बताएं और आपको सभी चीज़ें उसकी समझ में आ जाएं। तो देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की। इन देशों की बात करेंगे। इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हम बात करेंगे किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के साथ बात करेंगे तजाकिस्तान की। इन देशों की बात करेंगे। उन तीन देशों को एक साथ में लेंगे तो वो एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो बना देंगे चीन के ऊपर, एक वीडियो बनेगा रूस के ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे एक वीडियो पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद में इधर जो हम बांग्लादेश और भूटान, म्यांमार, इनके ऊपर एक वीडियो बना देंगे तो वो भी एक सेपरेट हो जाएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य एशिया की। तो मध्य एशिया को जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मध्य एशिया में कह सकते हैं एक वाटर बॉडीज फेमस है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर अपने आप में लैंड लॉक है, लेकिन हालांकि रूस ने क्या किया है, यहाँ पर कई सारी नदियाँ, नहरें बना करके यहाँ से, जैसे वोल्गा डान रिवर आप देखते हैं, उसको मिलाने के लिए एक नहर बना दी, तो वो आपस में मिल गई। तो उससे जब क्योंकि आप जान रहे हैं वोल्गा नदी जो है वो रूस की, वो मिलती किस में है, वो मिलती है कैस्पियन सागर में, और डॉन नदी जो मिलती है वो मिलती है ब्लैक सी में। इसके बाद जब उधर देखेंगे तो आपको ब्लैक सी दिखेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली अगर जो एक नहर बना दी जाए जो डॉन और वोल्गा को आपस में मिला दे, तो कैस्पियन सी से एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पर? ब्लैक सी से। और ब्लैक सी से मरमरा सी होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक से आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो वो एक कह सकते हैं कि हालांकि वैसे तो ये लैंड लॉक है, चारों तरफ से किसी भूखंड से घिरा हुआ ये है, लेकिन इससे क्या कर दिया गया, नहरें बना करके आपस में जोड़ा गया है, ताकि इससे जो टैंकर वगैरह होते हैं, जो व्यवसाय वगैरह होता है जलमार्ग के जरिए, वो हो सके। तो वो एक बात है। लेकिन आइए बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा अजरबैजान के साइड से शुरू करते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दरअसल आप जब देखेंगे कैस्पियन सागर के आसपास जब देखेंगे, तो कैस्पियन सागर के जब आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको दिखेगा अजरबैजान। अजरबैजान के ऊपर दिखेंगे तो आपको दिखेगा रसिया, उसके पास में दिखेगा आपको जॉर्जिया। ये आप याद रखिएगा। अजरबैजान आप जब देखेंगे तो अजरबैजान के पास में आपको माउंटेन रेंज दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं काकेसस माउंटेन रेंज। काकेसस पर्वत यहाँ पर आपको दिखेगा, याद रखिएगा, एल्ब्रुस चोटी वगैरह याद रखेगा। तो काकेसस यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणी दिखेगी। ये रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान तक फैली हुई है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेजर करके, मतलब आप देखेंगे तो लोअर लेजर इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड है, अपर और लेजर करके। तो लेकिन मुख्य रूप से आप इतना याद है कि काकेसस पर्वत यहाँ पर पड़ता है। इसकी राजधानी जो है वो बाकू है। बाकू की खासियत मैं बता दूं कि ये तेल के ले जाने जाती है और एक काफ़ी फेमस जगह भी है। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी वगैरह यहाँ पर स्थित है। लेकिन जब बाकू को देखोगे तो आप कह सकते हैं किसी पक्षी के चोंच के जैसी दिखती है। ये आप देखिए, इस तरीके से हुक के जैसी आकृति आपको दिखेगी, जिस तरीके से आप, या डॉल्फिन के नोच के जैसे, जिस तरीके से आप भारत में देखते हैं विशाखापत्तनम के पास में आपको डॉल्फिन नोच दिखती है हुक के जैसे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हुक के जैसे दिखती है, जिसको एक प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप वही ऐसा भूखंड होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। उसी तरीके से बाकू भी प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है अब्सहीरोन प्रायद्वीप। अब्सहीरोन प्रायद्वीप पर अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है, याद रखिएगा, अब्सहीरोन प्रायद्वीप पर बाकू स्थित है। लेकिन अजरबैजान सिर्फ यहीं पर अजरबैजान नहीं है। अजरबैजान के बाद में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया यहां पर दिखेगा, ये हिस्सा आर्मेनिया है। तो आर्मेनिया दिखेगा। आर्मेनिया के उस पार जो ये वाला भूखंड दिख रहा है, ये वाला हिस्सा भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी जो है वो अजरबैजान का ही पार्ट है। अजरबैजान के दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा तालिस माउंटेन, तालिस पर्वत आपको दिखेगा। मैं यहां पर लिख दूं तालिस पर्वत। तालिस पर्वत है यहां पर। कौन सा पर्वत है? तालिस पर्वत है, उसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें और भी खास बात बता दूं कि तालिस पर्वत के पास में जो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र है। नागोर्नो काराबाख, जिसको लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं आपस में अब देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो कहते हैं मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। इस तरीके से दोनों के बीच में देखेंगे तो विवाद की स्थिति बनी रहती है। नागोर्नो काराबाख एरिया है किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में।
ये वाला हिस्सा है, देखेंगे बॉर्डर लाइन पे पड़ता है, तालिस पर्वत के पास में देखेंगे तो ये पड़ता है। तो इसको आप दिमाग अपने रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ही लिया जाए तालिस पर्वत कहाँ पर है। और नगोर्नो काराबाग तो आप जान ही रहे हैं, हर समय देखेंगे तो करीब न्यूज में रहता है नगोर्नो काराबाग। इसके बाद आइए देखते हैं, बात करते हैं हम, थोड़ा सा आएंगे तो हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगाबाद है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें एक मरुस्थल जिसको हम लोग बोलते हैं काराकुम मरुस्थल। तो काराकुम वैसे तो हम लोग जो पढ़ते हैं मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं काराकुम मरुस्थल मध्य एशिया, ये मिलाने के लिए कहो कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। लेकिन अगर जो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, काराकुम मरुस्थल जो पड़ता है वो पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में। ज्यादा पार्ट तुर्कमेनिस्तान में, हालांकि ऐसा नहीं, उज्बेकिस्तान में भी थोड़ा पार्ट पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो ये पड़ता है किसमें, ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में, जिसकी राजधानी है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान मतलब ऐसा स्थान जहां पर तुर्क निवास करते हैं, तुर्क, तो उसको क्या बोलते हैं, तुर्कमेनिस्तान। इसी के नाम पे बना है, इसका नाम रखा गया तुर्कमेनिस्तान। और तुर्क अब भाषा भी है, एक लोगों का समुदाय भी है। इसके नाम पर दो देश हैं, एक है तुर्की, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, दोनों याद रखिएगा। अब जब आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक खाड़ी दिखती है, हालांकि ये जो कैस्पियन सी आपको दिख रहा है पूरा, तो इसके बीच में यहाँ पर आपको देखेंगे तो खाड़ी दिखेगी, इनके बीच में एक पतली सी लाइन आपको दिखती है। यहाँ पर एक खाड़ी भी आपको दिखती है जिसका नाम है काराबागज की खाड़ी। काराबागज की खाड़ी जो है वो, काराबागज की खाड़ी यहीं पर स्थित है, वो किस में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान का ही पार्ट है। अब आएंगे, बात करेंगे उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की जब बात हम करेंगे तो आप जब इतिहास में जब देखेंगे कई सारे फेमस जगहों के नाम आते हैं, वो सब तुर्कमेनिस्तान में ही पड़ते हैं। आप बाबर की बात कर लीजिए, बाबर के आप देखेंगे तो आप जगहों की नाम, बाबर आप पढ़ते हैं ना, बाबर फरगना का निवासी था, तो फरगना भी यही है, ताशकंद भी यही है, बुखारा भी यही है, समरकंद, फरगना, बुखारा, ये सब आप जब बाबर की अब आप कथा पढ़ेंगे, बाबर की आत्मकथा पढ़िए, अब मान कीजिए बाबर के बारे में जो आप इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो ये वाले हिस्से सब नाम आते हैं। सबसे ज़्यादा नाम आता है फरगना का और बुखारा का। और जब आप उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो ये दिखेगा। और ताशकंद आप जान ही रहे हैं, ताशकंद समझौता भी फेमस है, ताशकंद समझौता भी फेमस है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी यहीं ताशकंद में ही हो गई थी। तो ताशकंद इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वैसे तो राजधानी मिलाने के क्रम में तो आप याद ही रखते हैं ताशकंद किसकी राजधानी है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब इनमें अब जब बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान की मैंने बात कर दी है, तो आइए बात करते हैं और उज्बेकिस्तान में क्या क्या खास है। तो इसकी जो मध्यवर्ती भूमि है जब आप देखेंगे तो वह तुरान निम्न भूमि, निम्न मतलब लो लैंड एरिया, एक दलदली टाइप का, जिसमें कह सकते हैं नदियां हैं, अपना थोड़ा सा कह सकते हैं उनके बीच से नदियां बहती है, एक तरीके से कह सकते हैं वेटलैंड के जैसे होती हैं। बीच बीच में क्या होता है कि यहाँ पर निम्न भूमि आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं तुरान निम्न भूमि। और उसमें भी जब देखेंगे तो एक झील दिखती है जिसका नाम है अरल झील। अरल झील, अरल झील की बात करेंगे तो अरल झील जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, तो इन दोनों देशों में स्थित है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा ये जो झील दिख रही है इसका नाम है अरल झील है, याद रखिएगा अरल झील। तो अरल झील में दो नदियां गिरती हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर और आमू नदियां। तो एक सर नदी है, एक आमू नदी है। तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं सर नदी, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं आमू नदी। सर और आमूर नहीं है, याद रखिएगा। आमूर की जब आमूर और आमू में डिफरेंस है। आमूर की जब हम बात करेंगे तो आमूर हम चले जाएंगे रूस और चाइना के बॉर्डर पे, तो वहां पर स्थित है आमूर रिवर। लेकिन ये कौन सी, ये आमू नदी है। आमू और सर और आमू नदियां किस झील में गिरती हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सर और आमू नदियां गिरती हैं किसमें, अरल झील में गिरती हैं। अरल झील खारे पानी की झीलों में से एक है अरल झील। तो याद रखिएगा अरल झील इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अरल झील। तो अरल झील में ये वाली मध्यवर्ती जो एरिया दिख रहा है आपको, अरल झील दिख रही है, इसमें नदियां गिरती हैं। अब इसमें और जब बात करेंगे और क्या खास है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा उस्तयुर्त पठार है। उस्तयुर्त पठार जो है वो करीब 3 देशों में स्थित है। उस्तयुर्त पठार, एक तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन 3 देशों में लगभग पड़ता है। एक उस्तयुर्त पठार है, 3 देशों में पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है वो आता है कजाकिस्तान में। और मध्यवर्ती एशिया में जब देखेंगे तो सबसे बड़ा देश भी कजाकिस्तान है। एक समय में सभी सोवियत रूस का पार्ट हुआ करते थे, जो लेकिन आगे चल करके जब डिवीजन हुआ तो ये सब
अलग अलग देश बन के अलग हो गए। 90 के दशक की बात है जब ये सभी छोटे छोटे देश यूरोप और एशिया में सब बन के निकले। जब पहले किसमें थे, सभी रसिया का पार्ट हुआ करते थे। जब तब समय क्या था कि सोवियत रूस हुआ करता था। तो उस युद्ध पठार आप याद रखिएगा। अब और भी बात करेंगे, देखिए जगहों की नाम आप याद रखिए, इसलिए मैंने इसके फेमस शहर बता दिए। जैसे बुखारा हो गया, फरगना हो गया और समरकंद हो गया, इनको याद रखिएगा। असगाबाद इसका शहर याद रखिएगा, ये फेमस शहर है। तो असगाबाद का आप जब देखेंगे तो असगाबाद समझौता भी हुआ था, उसको भी आप याद रखिएगा। कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में रहा है, उसको याद रखिएगा। अब जब इसके बाद बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान, वर्तमान समय में देखेंगे तो राजनीति में बिल्कुल अस्थिरता देखने को मिल रही है। एक तरीके से कह सकते हैं इस देश में कह सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। खूब तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सरकार है वो अस्थिर हो गई है, क्योंकि महंगाई को लेकर के यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से महंगाई को लेकर के आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन हिंसक हुए, यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, आपातकाल लागू किया गया। जब आपातकाल लागू किया गया उसके बाद में ये स्थिति बनी। लेकिन फिर भी जब यहाँ का जो फेमस शहर है जिसको हम बोलते हैं अलमाटी, ये अलमट्टी बोलते हैं, अलमाटी शहर जो तियान शान पर्वत के पास में स्थित है अलमाटी शहर। तो अलमाटी शहर में खूब ज़्यादा दंगे हुए, या कह सकते हैं कि वहाँ पर दंगे वगैरह देखने को मिले। वो मुख्य रूप से वो जनता का रोष था महंगाई के खिलाफ सरकार के लिए। लेकिन जब जनता का रोष हुआ, इसमें भी जब देखेंगे तो जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राष्ट्रपति ने फिर ऐलान किया कि बिना चेतावनी के जो भी अनशन करे, या मतलब अनशन का एक तरीके से कह सकते हैं जो भी आंदोलन करे उसको गोली से उड़ा दिया जाए। ऐसा यहाँ पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की घोषणा हुई। इसके बाद में यहाँ पर माहौल और भी कह सकते हैं कि हिंसक हो गया, और वर्तमान संदर्भ में यहाँ की राजनीति बिल्कुल अस्थिरता का दौर चल रहा है। कजाकिस्तान जिसके शहर अलमट्टी में आपको देखने को मिलेगा हिंसक झड़पें हुई। अलमट्टी और नूर सुल्तान, नूर सुल्तान दरअसल अस्थाना का ही नया नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान, तो इसको भी याद रखिएगा। इसिम नदी के किनारे स्थित है नूर सुल्तान, तो याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान संदर्भ में यहाँ की राजनीति जो है वो अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि आसपास के देशों की बाउंड्री लाइन भी हम चर्चा करेंगे, वो मैं थोड़ा बताना भूल गया था, किस देश से किसकी बाउंड्री लाइन लगती है अभी हम बता देंगे। थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान को देखेंगे तो इसका जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो कैस्पियन के आसपास का एरिया जो देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको वैली दिखती है जिसको बोलते हैं तुर्गे घाटी। तुर्गे घाटी यहाँ पर दिखती है, तुर्गे वैली यहीं पर है, तुर्गे वैली या तुर्गे घाटी ये कहाँ पर स्थित है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये स्थित है कजाकिस्तान में। इसके बाद जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा तुरान निम्न भूमि, अभी मैंने चर्चा की है तुरान निम्न भूमि की यहाँ पर पड़ती है, याद ही रखिएगा। यहाँ पे सर नदी होकर के गुजरती है, ये भी आप जान ही रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य रूप से देखेंगे तो पूर्वी हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है, पूर्वी हिस्से पर। तो पूर्वी हिस्से पर जब देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर पर्वत, यहाँ पे चूंकि बाउंड्री लगती है चाइना से, ये आप देखेंगे तो इधर शुरू हो जाएगा चीन, चीन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो वैसे तो यहाँ पर रसिया है, रसिया के बाद यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत मंगोलिया शुरू होता है। मुझे लग रहा है करीब 40-50 किलोमीटर दूर ही यहाँ से मंगोलिया भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर बॉर्डर है, लेकिन मंगोलिया से सीमा लगती नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी पर मंगोलिया यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर मंगोलिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि चीन में हम लोग पढ़ते हैं ना, काफ़ी सारे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से माउंटेन है, क्योंकि अब जान रहे हैं चीन में माउंटेन को शान बोला जाता है। तो तियान शान, क्युनलुन शान और तियान शान, अल्ताई शान और बहुत सारे शान नाम के पर्वत आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आप रूस में तो शयान पर्वत माला नाम से शयान पर्वत ही है, तो उसको तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो अल्ताई शान मतलब अल्ताई का मतलब अल्ताई और शान का मतलब पर्वत, मतलब अल्ताई शान, इनके बीच में जुगेरिम बेसिम, तारिम बेसिम, कैदाम बेसिम, वो जब मैं चीन बताऊंगा तो उनकी चर्चा मैं उसमें करूंगा। तो ये पर अल्ताई शान पर्वत है चीन का, जिसकी जो दो देशों में पड़ता है, ये कजाकिस्तान में भी है और चीन में भी है, इन दोनों देशों में पड़ता है। इसके नीचे आएंगे तो दिखेगा क्युनलुन शान, फिर तियान शान, ये सब पड़ते हैं। जुगेरियन बेसिन है उसके बीच में पड़ेगा, सबसे नीचे क्युनलुन है, तो उसको याद रखिएगा। तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इर्तिस नदी। इर्तिस नदी फेमस नदी है, इर्तिस निकलती है अल्ताई शान से। इसके बाद कजाकिस्तान से होते हुए रूस में प्रवेश करती है। ओम्स्क शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे चल करके ये नदी जो है वो आर्कटिक सागर में गिर जाती है। जब मैं रूस की बात करूंगा तो रूस की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो नदियाँ निकलती हैं इनके बीच का जो दलदली क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं वासे गुनिया दलदल। आखिर ये दलदल कैसे बन जाते हैं इनकी हम बात करेंगे। दरअसल ये वाले हिस्से में तो नदी का जल
नॉर्मली जैसे देखेंगे तो नदियां बहती रहती है, लेकिन आर्कटिक में पहुंचते पहुंचते नदी जो है काफी ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो नदी का मुहाना बर्फ से जम जाता है और नदी इस तरफ से बहती चली जाती है। इस नदी के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है। मुहाना जो है वो कैसा है, मुहाना जो है वो जम चुका है, बर्फ जम गई। लेकिन जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से पानी जाता रहता है, तो पानी यहाँ से तो यहाँ से तो पानी जा रहा है, लेकिन मुहाना पिघला हुआ है, तो पानी हो क्या होता है, बीच में फैल जाता है। तो वहाँ पर एक दलदल का निर्माण होता है, इसको हम वासे गुनिया दलदल बोलते हैं। वो यही नदियाँ आकर चल करके निर्माण करती हैं। तो उसका भी हम आगे जब रसिया की चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे, रसिया की स्थिति के बारे में बताएंगे, तो उसमें रसिया की चर्चा वासे गुनिया दलदल की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखने को मिलता है कजाक उच्च भूमि, जो कि यहाँ के लोगों को कजाक बोला ही जाता है। कजाकिस्तान में कजाक लोग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कजाक यहाँ पर उच्च भूमि है, कजाक हाईलैंड है। यहां पर एक झील दिखती है जिसको बोलते हैं बालखस झील। बालखस झील है। अब इस झील की खासियत हम बता दें कि क्या है, तो इस झील की खासियत बता दें कि इसका जो उत्तरी झील का पार्ट है वो है खारा और नीचे का मीठा पानी है। तो इसमें आप समझ सकते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पाई जाती हैं। तो उसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि आखिर एक ही झील में दो तरीके के पानी, ऊपर का हिस्सा खारा, नीचे का मीठा। देखिए यहाँ पर एक दिख रही है पर्वत श्रेणी जिसको बोलते हैं तियानशान पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां जो है, नदियां जो निकलती हैं वो अपने साथ मीठा पानी लेकर के आती हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे तो ये वाले हिस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेश वाटर यहाँ पे जाता रहता है। तो यहाँ पर नदी का जल मीठा, ऊपर की तरफ यहाँ पर खारा जल रहता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसी स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक ही झील में दो तरीके की, ऊपर का हिस्सा खारा, नीचे का हिस्सा मीठा जल का है, आप याद रखिएगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है बालखस झील कहाँ है, तो बालखस कजाकिस्तान। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक टेनगिज ऑयल फील्ड है या टेनगिज ऑयल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, जो पड़ता है कहाँ पर, ये है कजाकिस्तान में स्थित है। और ये देखेंगे तो ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, टेनगिज तेल क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं इनकी बाउंड्री की चर्चा कर दूं कि आखिर कौन कौन सा देश किससे किससे सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तान से, शुरुआत करते हैं। कजाकिस्तान में देखेंगे तो यहाँ से पूरा रूस शुरू होता है और यहाँ तक पूरा रूस ही है। ये क्या है, तो कजाकिस्तान की सीमा रूस से लगती है, कजाकिस्तान की सीमा चीन से लगती है, कजाकिस्तान की सीमा यहाँ तक देखिए तो ये पूरा किर्गिस्तान है, तो कजाकिस्तान की सीमा किर्गिस्तान से भी लगती है। और कजाकिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान से लगती है, कजाकिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है। अब बात करेंगे उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की सीमा की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान की जो सीमा लगती है वो यहाँ पर देखेंगे तो कजाकिस्तान से लगती है, किर्गिस्तान से लगती है, ताजिकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है, ईरान से भी लगती है। तो ये याद रखेगा कि सॉरी, ईरान से नहीं लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। लेकिन जब हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की देखेंगे तो आप देखिए यहां पर देखेंगे तो कजाकिस्तान से लग रही है, उज्बेकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है और ईरान से लग रही है। तो तुर्कमेनिस्तान की ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है। अजरबैजान की बात करेंगे तो अजरबैजान की जब हम बात करेंगे तो अजरबैजान की सीमा आर्मेनिया, जॉर्जिया और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है ईरान और रूस। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सीमा तुर्की से भी लगती है। तो कैसे लगती है, जो अजरबैजान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आर्मेनिया के अंदर आप देखेंगे आर्मेनिया के पश्चिम में है, उससे थोड़ी सी सीमा करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल थोड़ी सी सीमा तुर्की से भी लगती है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि अजरबैजान किससे सीमा नहीं बनाता है, तो आपके मन में तुर्की आएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि तुर्की से सीमा थोड़ी सी लगती है। ये एक ऐसा पार्ट है जो आप थोड़ा सा जब डीप में देखेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी इसमें कि तुर्की से सीमा अजरबैजान की लगती है कि नहीं लगती है। तो तुर्की की सीमा अजरबैजान से लगती है। अजरबैजान का पूर्वी जब पश्चिमी हिस्सा आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो आर्मेनिया के पश्चिम में है, यहाँ पर थोड़ी सी सीमा तुर्की से लग रही है, तो तुर्की से सीमा लगती है। तो ये रहा जो मध्य एशिया का वीडियो जो मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगभग सभी चीजें मैंने इसमें बता दी हैं, मुझे लगता नहीं कि इसमें और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ के जो मुख्य मूल निवासी किर्गिज बोले जाते हैं वो आप जान रहे हैं, यहाँ के मुख्य निवासियों को किर्गिज। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर तो कजाक स्टेपी के घास के मैदान वगैरह पाए जाते हैं। घुड़सवारी यहाँ की फेमस है, लोग घुड़सवारी करने के लिए यहाँ पर विदेशों से भी आते हैं। और यहाँ के
कल्चर वगैरह आप जान ही रहे होंगे। बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, जिस तरीके से देखेंगे तो ये वाला हिस्से का कल्चर जो हम लोग मुगलई जो हम लोग बात करते हैं वो लगभग यहीं से चीज़ें आई हैं। फरगना, बुखारा, ताशकंद, तो यहाँ पर भी जब आप जाएंगे, घूमिए टहलिए, जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको समोसा वगैरह या इस तरीके की चीज़ें जो आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें लगभग एक तरीके से कह सकते हैं जो मुगल काल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहीं से मुगल होते हुए भारत में आते भी हैं। तो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।